लागी कोखे जांदी चिड़ी चिड़िए हो पंखड़ू लगे तेरे लागी फूले फड़ांदी आए चिड़िए हो डालन उड़िए लागी कोखे जांदी। धर्मेंद्र शर्मा जी, द अनकॉमन पीपल अनकट में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप हिमाचल के सुप्रसिद्ध लोक गायक हैं। आप कुल्लू से हैं। आप सरकार में काम कर चुके हैं। आपका लोक गायन का एक लंबा इतिहास है। आप आकाशवाणी में गा चुके हैं और आपने एक पीढ़ी को लोक गायन में तैयार किया है। जो नवयुवा गायक हैं वो गुरुजी कहते हैं। मैं गुरुजी से ये जानना चाहता हूँ कि आपकी जो संगीत यात्रा है वो कब शुरू हुई? सबसे पहले तो मैं यहाँ हम जिस धरा पे बैठे हैं ये बलियानी गांव की कतरोसी नारायण जो हमारे ईष्ट हैं श्री कृष्ण भगवान जी हैं, उनकी ये सौह है, ये उनका प्रांगण है यहाँ पर। मैं यहाँ से आपका भी स्वागत करता हूँ और आपके जो ये अनकॉमन पीपल जो भी आप जो इसका है, इसमें जितने भी आपके दर्शक हैं उनका भी मैं स्वागत करना चाहूँगा इस पुण्य धरा से जी। अब जहाँ तक प्रश्न है मेरी लोक गायकी का या लोक संगीत की यात्रा का, तो मैं थोड़ा बचपन से लेकर इसमें आपके साथ रूबरू होना चाहूँगा प्लीज़। हाँ, कि मेरी वैसे कोई विधिवत मैंने संगीत की शिक्षा नहीं ली है, लेकिन लोक गीतों की लोक कला में बचपन से एक ऐसा माहौल मिला और उस माहौल में सबसे पहला माहौल तो मैं श्रेय देना चाहूँगा अपने स्वर्गीय पिताजी का जी, कि वो भी गुनगुनाते थे। ये जो भौरू हैं, लामण हैं, ये मैंने उनसे सीखे हैं। ओह अच्छा। तो और जो दूसरा सबसे बड़ा श्रेय जाता जो हमारा यहाँ का कल्चर है, अब तो प्राय विलुप्त सा हो गया है। हम बोलते इसको लालड़ी। जितने हमारे साजे होने या हमारे मेले होने, त्यौहार होने, उन्हें फिर रात भर लालड़ियाँ लगनी जी। और उस लालड़ी में ऐसा होता था कि कोई लिपिबद्ध कोई गीत नहीं है। अच्छा। एक पंक्ति महिलाओं की है, एक पंक्ति पुरुषों की है, और महिलाओं ने जो गाया हमने उसका उत्तर देना। इस तरह से करते करते वो इम्प्रोवाइजेशन साथ के साथ होती थी, उसी वक्त साथ के साथ बोल तैयार होते थे। अच्छा। तो वो एक बड़ा उसका एक दिलचस्पी रुचिकर था वो, रुचिकर रहा वो। और फिर स्कूल टाइम में भी फिर हम साथ में फिर जैसे कभी टूर्नामेंट होने तो उसके बीच में अपना पार्टिसिपेशन करते थे। तो यहाँ से शुरू हुई। फिर मूलतः जो हम संगीत की बात करें, जो साथ में साजवाज की बात करें, तो जब हम भुट्टी स्कूल में हम पढ़ते थे मैट्रिक में जी 9th में, तो 9th में जब हम टूर्नामेंट को गए कुल्लू, हाँ जी, तो बाकी स्कूलों की तरफ से म्यूज़िकल स्पर्धा में उनकी सबकी भूमिकाएं रही जी। और हमारा स्कूल नगण्य रहा, उसमें हमने कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया। अच्छा, बलियानी स्कूल? हाँ, नहीं, भुट्टी स्कूल। अच्छा। और वो मेरे मन में एक टीस रही। अच्छा। कि देखिए हमारे स्कूल से कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं रही। तो जैसे हम वापस पहुँचे, बाकी स्पोर्ट्स में तो जो छोटा मोटा नाम आया तो आया था, लेकिन संगीत में कुछ भी नहीं था हमारा। तो मैंने आते ही स्कूल में जब 2 महीने की छुट्टियाँ पढ़ने लगी, तो हमारे गुरुजी थे सत्यपाल महाशा जी। महाशा जी, वो हमारे हेडमास्टर है उस टाइम जी। तो बहुत कड़क थे डिसिप्लिन में। उनके टाइम में मैं एक बात कहना चाहूँगा, हम 46 स्टूडेंट थे मैट्रिक में जी, और 100% रिजल्ट आया था उस साल। वो इतने अनुशासन वाले टीचर थे और उनकी बड़ी कदर करते हैं हम आज भी जी। और मैंने कहा गुरुजी मुझे हारमोनियम चाहिए।
स्कूल का हारमोनियम। गरीबी थी, घर में था नहीं हारमोनियम, तो उनका किस लिए चाहिए। मैंने कहा जी हमने अगले साल जाना है टूर्नामेंट को, तो हमारा भी कुछ नाम होना चाहिए हमारे स्कूल का। बोला तुझे बजाना आता है। मैं कहा जी बजाना तो नहीं आता है। तो बोला फिर तुझे क्यों दूँ मैं हारमोनियम। मैं कहा जी मैंने सीखना है। बोला ऊपर सिखाने वाला कोई है। मैं कहा जी कोई नहीं है। बोला तू तो बड़ी पागलों वाली बात कर रहा है, कैसे दूँ मैं तेरे को। मैं कहा नहीं जी मुझे चाहिए बस। मैं कहा टूट फूट जाएगा तो मैं इसको बना के दूंगा। उस टाइम सड़कें होती नहीं थी, बुट्ठी स्कूल से पीठ में बस्ता और कंधे पे हारमोनियम बांधा और 1.5 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई चढ़ के घर पहुंचा और हारमोनियम लाया। और मुझे लगा कि आज मुझे एक मंजिल सी मिल गई है। इतनी मतलब मन में ना जो उत्साह और पागलपन। देखो मुझे कुछ नहीं था, मैंने क्या किया कि वो भाई देखा भी इसमें ये स्वर निकलता ये निकलता, बच्चों वाली बात है। जी। उस टाइम होता था गीत बड़ा मशहूर, ओ लाड़ी शांता, ओ लाड़ी शांता, नारदाने रा बेजा। हाँ। तो मैंने उसमें वो देखा कि इसमें ये करके वो एक ट्यून सीख ली सर। और इतना वो भूत सवारा उसको सीखने का। एक दिन तो ऐसा कि गांव में हमारे पड़ोस में 3-4 घर छोड़ के डेथ हुई थी और मुझे मालूम नहीं था। मैं सुबह ही उठा और मैं सुबह उठ के उस पर रिया लगा करने, और पिताजी आए पर वो एक चांटा मारा। तो तेरे को शर्म नहीं है, गांव में डेथ हुई और वो तू हारमोनियम बजा रहा है। इतनी लगन कहने का मतलब। नहीं, जी। और हमने सीखा जी, 2 ट्यूनें सीखी मैंने। और फिर हम गए स्कूल, जब छुट्टी बाद स्कूल लगे तो बाकी जो मेरी मंडली थी वहाँ जो बजाने वाले थे उन सब के साथ बैठा, जो बांसुरी बजाता था, ढोलक बजाता था, हमने प्रैक्टिस कर ली जी ओ लाड़ी शांता। और पूरा बनाया हमने। और फिर जब टूर्नामेंट हुए तो हमें फर्स्ट प्राइज़ आया ढालपुर स्कूल को और सेकंड प्राइज़ हमें आया था उस बुट्टी स्कूल को। तो यहाँ से एक ऐसी यात्रा शुरू हुई हमारे इसकी। और फिर जब स्कूल होने के बाद हम जब कॉलेज ज्वाइन किया मैंने और साइंस रखा, और इन बिटवीन में बीमार हो गया बहुत ज़्यादा, मुझे टाइफाइड हो गया, तो फिर वो पढ़ाई में पूरी नहीं कर पाया। लेकिन उस टाइम हमने देखा कि शादी ब्याह के अंदर ना जी तो 80 के दशक में लोकगीत गीत बड़े कम उसमें थे। ज़्यादातर बॉलीवुड जैसे फिल्मी गीत ज़्यादा चलते थे, है ना जी, बहुत ज़्यादा चलते थे। तो हमें वहाँ से लेकर क्यों ना हम अपने जो लोकगीत हैं इनको उभारा जाए, आगे ले जाया जाए। जी। और इसके साथ साथ फिर 86 से मैंने आकाशवाणी में गाना शुरू किया। अच्छा। हाँ जी। 86 कितने साल के थे तब आप? 86 में था मैं 18-19 साल का था। अच्छा। हाँ जी। तो आप सबसे यंग सिंगर होंगे शायद आकाशवाणी में। मैंने इसलिए पूछा। हाँ जी। और छोटी जिंदगी में। आपको पहला गाना याद है कौन सा गाया था आकाशवाणी में? आकाशवाणी में हाँ जी, वो तारा लाड़ी गाया था मैंने। अच्छा। तो शोने तारा लाड़ी है, थोड़ा गुनगुनाइए उसको। इस पे मैं बाद में भी आऊँगा। अच्छा। जब अभी मैं एक लाइन गाऊंगा उसकी। तो उस टाइम ऐसी सिंपल थी कि ओ तू शोने तारा लाड़ी तेरे लगा दोंदेरा चावा, तू शोने तारा लाड़ी। आज मेरा गला थोड़ा नहीं, आपकी आवाज़ बहुत सुरीली है, बहुत सुरीली आवाज़ है। तो फिर मेरी इसमें सिलेक्शन हो गई पटवारी में। हाँ जी। तो फिर हमारा ट्रेनिंग स्कूल कुल्लू ही था उस टाइम, तो वहाँ पे फिर मेरे साथ मेरे एक दोस्त थे, वो ढोलक बजाते थे। फिर हमने कहा चलो क्यों ना ऐसी कोई एक कैसेट तैयार की जाए। तो जो मेरी गॉड सिस्टर हैं यतिन यतिन जी, ये मेरे गॉड सिस्टर के बेटे मेरे भांजे लगे। इनके घर में हम रहते थे जी, फैमिली की तरह, कोई किराएदार नहीं, फैमिली की तरह रहते थे हम। तो इनके चाचा जी की थी लोअर ढालपुर में दुकान इसकी रिपेयर की, जैसे ट्रांजिस्टर हुए उस टाइम, टेप रिकॉर्डर हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान थी। जी। तो हमने उनको कहा कि उन्हें एक कैसेट बनाया जाए। तो हमने सर सिंपल जो टेप रिकॉर्डर होता है ना, हाँ जी, उस पे ढोलक और हारमोनियम और बांसुरी के साथ एक कैसेट निकाल दी। शोरू चावड़ी रोंदा करके गीत बनाई हमने।
और फिर उन्होंने क्या किया, उसको आगे वो टेप रिकॉर्ड से मल्टीप्लाई करके वो कैसेटें बेचनी शुरू कर दी जी। और वो उनका हालांकि बिजनेस उस टाइम कम था और ये उनका इतना बढ़ गया इससे, तो उन्होंने अपने पास कोई एम्प्लॉय भी रख दिया फिर कि अच्छा। वो तो यही काम कर दे। अच्छा। तो वहाँ से फिर ये यात्रा शुरू हो गई कि जो हमारे लोक गीत थे वो मतलब कि लोगों के बीच में जाने शुरू तब हो आप गए। नौकरी में आ चुके थे, सरकारी नौकरी में? नहीं, तब मैं ट्रेनिंग कर रहा था उस टाइम। ट्रेनिंग कर रहे थे। और ट्रेनिंग करने के बाद फिर मैं बुट्टी बेवर्स में मैंने कुछ अरसे एज ए सेल्समैन भी काम किया। और फिर तब 91 की बात है, मेरे गुरुजी एस.टी. कश्यप जी जी। वो कहीं से उनको पता लग गया, अरे कुल्लू में कोई एक लड़का है वो तो उस पर कैसेट बनाता है टेप रिकॉर्डर पे। अच्छा। उन्होंने स्टूडियो निकाला था सकरुआ में। अच्छा। उन्होंने कहा चलो उसको लाते ढूंढ के। वो और सूरजमणि जी शनाई वादक, हाँ, आज वो नहीं है अकस्मात उनकी मृत्यु, वो दोनों आए। तो मैं भुंतर था, बुटीपुर का शोरूम में, मैं वहाँ बैठा था। फिर वो बोलो जी ये एस.डी. कश्यप जी हैं। मुझे तब तक मालूम नहीं था एस.डी. कश्यप, बोला ऐसे सही है, ये बम्बई से आए हुए हैं वो करके, और अब ये अपने लोक गीतों को लोग उसकी अपलिफ्ट के लिए यहाँ काम करना चाहते हैं, तो आपको अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। तो फिर उसके बाद हम गए फिर सकरुआ, और फिर वहाँ गुरुजी ने ऐसा कहा कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वो कहते हैं कि तब तक हमारा था तुकबंदी का काम ज़्यादा लोकगीतों के अंदर, जैसे है हाँ। जैसे कोई भी गीत करो आप, किसी कोई भी गीत, तो उसमें क्योंकि वो हमारा परिवेश था कि हम लड़ी गाते थे रात भर, तो वो तुकबंदी पे चलते थे गीत आगे। तो उन्होंने कहा ये तो चलो अच्छी शैली है, उसमें हर आदमी को सृजन करने का मौका मिलता है। पर बोलते हैं कि आप कोई भी एक गीत है उसको पोइट्री वाइज करो, उसके अंदर पोइट्री डालो, उसके अंदर किसी रस का गीत है उसके अंदर उसी तरह में उसमें करो। तो फिर जो तू सुन तारा लाड़ी है, जैसे एक ही लाइन आती थी हमें और एक ही लाइन गाते थे लोग, फिर इसके अंदर हमने पोइट्री डाल दी, इसके अंदर थोड़ा सा इसमें अंतरा बना के और मीटर में स्केल में बनाया। और जैसे उसमें एक मैं आपको एक, अब उसी की बात चले तो एक अंतरे की एक लाइन सुनाता हूँ आपको कि शीर देना तबे धाठू, ये उसमें फरमाइश किया हमने। अच्छा। वो शीर देना तबे धाठू, तारा गुड़ी देना पटू, गड़े देना तबे झुरिए चंदर हार, हो झुरी थी तू शोभली, बसी लोड़ी मारे गरावा, तू सुने तारा लाड़ी। ये आप ही ने लिखा था गाना? हाँ जी, फिर मैंने लिखा था पूरा गीत ये। तो बस ऐसी यात्रा फिर शुरू होती गई। फिर इस तरफ ही हमने कैसेट का वो ज़माना था उस टाइम, तो जी फिर उस टाइम ये कैसेट्स अपने आप में रिकॉर्ड रहा इस कैसेट का, ये बहुत बिकी है कैसेट। उस टाइम वो दूसरे क्या होते थे ना, जो टेप रिकॉर्डर कैसेट्स जी रिकॉर्ड करते थे। हाँ, तो फिर आपने कितनी कैसेट्स बनाई होंगी अपने गीतों की? गुरुजी के पास तो साउंड एंड साउंड में मुझे लगता है कोई 15 के आसपास की वहाँ मेरी कैसेट्स बनी उस दौरान, है ना जी। जैसे परिचय हुआ, नीली चिड़िया हुआ, याद आ रही है, चलते चलते आकाश, ऐसे करके बहुत सारी कैसेटें। आपका गीत बहुत फेमस हुआ है जो हम बाद में सुनेंगे, कुल्लू देशेरी कहानी, वो किस पे आधारित था? हाँ, कुल्लू देश की कहानी भी, हाँ, स्वर्गीय लालचंद प्रार्थी जी हुए जी, उन्होंने एक किताब लिखी कुल्लू देश की कहानी। हाँ जी, कुल्लू देश की। हाँ, उसको पढ़ने का मुझे मौका मिला। तो उसके बीच में एक वृत्तांत आता है कि एक बार जमदग्नि ऋषि जी इस तरफ आए और उनके पास एक टोकरी थी, उस टोकरी में प्रतिमाएं थी। अच्छा। हाँ, असंख्य प्रतिमाएं थी उसके अंदर। अच्छा। और वो चलते चलते जब भृगुतुंग पर्वत पे पहुँचे, हाँ जी, और वहाँ पर कहते हैं कि बहुत जोर का तूफान आया, हवा आई जो जोत में चलती है, और वो जितनी भी प्रतिमाएं थी वो बिखर गई, और जहाँ जहाँ वो बिखरी और वहाँ उनके स्थान बन गए।
आज भी हमारे देवी देवताओं देखना आपने कभी भी बाहर था जब बोलते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। जैसे हमारे यहाँ कतरुषि नारायण के पास सावन महीने में और फागुन महीने में तो देवता का जो गोर है वो बाहर था सुनाते हैं। हाँ जी। तो वैसे बहुत सारे देवताओं को देखने वो कई जगह कई देवता बोलते हैं कि मैं जो ज़मीन के बीच में से निकला। अच्छा। कोई हल चला रहा था, कोई कुछ कर रहा था, तो वैसी वो प्रतिमाएँ थी जी, वो सब जगह बिखर गई और वहाँ वहाँ उनके स्थान बने। हमारे कुल्लू के अंदर है ना 18 करोड़, 18 करोड़ मतलब 18 नहीं, हाँ 1 और 8 नहीं, हाँ, 18 मीन जी संख्या। हाँ मैं नहीं, हाँ। हमारे बोलते सभी 23 ग्राम से 18 जाति। जी जी जी। मैं 18 जाति हूँ, वहाँ पर 18 से ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी संख्या भी हो सकती हैं। तो वो है 18 करोड़ के हमारे यहाँ। फिर वो बहुत सारे देवी देवताओं का प्रादुर्भाव हुआ, तो उस गीत में फिर ये किया था कि कुल्लू को 18 करोड़ों का देश क्यों कहते हैं। तो वो इस गीत में वृत्तांत आता है। इस गीत को हम हारमोनियम के साथ सुनेंगे थोड़ी देर के बाद। जी। आपने कुल्लू के जो लोकगीत हैं, जो एक बहुत समृद्ध खजाना है हमारे पास लोकगीतों का, लोक संस्कृति का, जी जी जी, उसका आपने संरक्षण किया है और एक नई पीढ़ी आपने तैयार की है, एक पौध तैयार की है जो ये गीत गा रही है। जी। 26 जनवरी का जो गणतंत्र दिवस का उत्सव था पतलीकूल में, वहाँ पे भी आप उस प्रतियोगिता में जज बने थे। जी। तो जितने भी गायक थे जो गा रहे थे वहाँ पे, अच्छा जी, वो आपका नाम बहुत श्रद्धा से, दिल से ले रहे थे। आपको हम कहते हैं मेरे गुरुजी हैं, लेकिन वो गुरुजी कह रहे थे। अच्छा जी। तो मैंने अपने जीवन में किसी गुरु के लिए इतना प्यार नहीं देखा कि उसका नाम 2-2 बार लिया जाए और उसको एकदम जैसे कि भगवान का नाम हम ले रहे हो। तो ये जो आपने रेपो बनाया है नए सिंगर्स के साथ, एक पूरी पीढ़ी के साथ, उसकी क्या वजह है ऐसी कि आप इतने लोकप्रिय हैं? अब ये तो मैं भी नहीं जानता हूँ जी, क्योंकि मुझे इतना मान सम्मान क्यों देते हैं आज की पीढ़ी। हाँ, इतना ज़रूर है कि मैं सबको साथ लेके चलता हूँ। जैसे कभी कहीं बैठे तो सबको यही कहना है कि भाई जो हमारी लोक कला है, जो हमारे लोकगीत हैं, इसके अंदर सृजन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई सृजन, मैंने तो बहुत सारे गीत लिखे, अब मेरे जितने भी गीत हैं ज़्यादातर मेरे अपने बनाए हुए गीत हैं, है ना जी। लेकिन जो पुराने गीत हैं जी, वो भी हम साथ लेके चलें, और जो सृजन हम कर रहे हैं वो भी इसी के आसपास रहते हुए करें हम। जी जी जी। मेरे सारे मैक्सिमम ज़्यादातर गीत मैंने कोशिश की है कि इन्हीं के आसपास रहें, इससे बाहर में भी ना भटकूँ। और यही मैं जो भी मेरे संपर्क में आते हैं उनसे मैं यही कहता हूँ कि ये हम सब का उत्तरदायित्व, ये हमारे कंधे पे जो संस्कृति है, हाँ जी, ये हम अपने कंधों पे ढो रहे हैं और आने वाली जो हमारी पीढ़ी आएगी उनको हमने देना है। तो इसको हमको बचा के रखना है ना जी। तो ये ऐसे मैसेज लेके मैं तो पहले कहा आपको कि मुझे संगीत कुछ नहीं आता। अब लोग मुझे गुरु क्यों कहते हैं, मैं खुद इस मामले में बड़ा परेशान हो रहता हूँ। कई बार कह रहा हूँ इतना मान सम्मान क्यों, जहाँ भी जाऊँ ना मैं गुरुजी करके। अभी कल परसों भी मैंने एक देख रहा था, मैं एक कुल्लू के लोग आए के हैं हमारे, और उन्होंने अपने पेज पे और लिखा ये यही वाला गीत था आपका सुन जो तेरे चिड़ियों कि ये धर्मेंद्र गुरुजी का गीत है। हालांकि मैंने उनको संगीत का या गीत का कभी कोई ज़्यादा नहीं बताया ना, लेकिन वो मुझे फॉलो करते होंगे, वो जो मैं गुरु मानते होंगे, तो ऐसा मुझे बड़ा। क्योंकि आपने एक ऐसी पीढ़ी को इसके लिए तैयार किया है जो ये उसको बचा के रखेगी, नहीं तो ये इसको ख़त्म होने में देरी नहीं लगती। क्योंकि बाहर के गीतों का इतना इसमें वो है, मिश्रण कर रहे हैं लोग। जैसे बम्बई फिल्म इंडस्ट्री है, उनकी धुनों पे उसको धकेलना या वैसे शब्दों का प्रयोग करना, या अपने शब्दों को कम करके उसमें हिंदी के शब्दों का प्रयोग करना, कुल्लवी हटा के। तो मुझे लगता है कि इस विषय पे लोगों को थोड़ी सी और वो करनी चाहिए कि जो मुंबईया फिल्म इंडस्ट्री के जो गीत हैं उनको थोड़ा परहेज करना चाहिए उससे, क्योंकि वो तो मिश्रण हो जाएगा। जी जी हाँ, सबके लिए बनाइए। अच्छा।
अच्छा इन्हें खाना दियो नहीं अच्छा है अच्छा 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 आपको बहुत मेहरबानी, आपने चाय पिला दी, चलो प्रसाद बड़ा। अभी जो हाल के सिंगर हैं जो जिन्होंने अभी 2-4 साल पहले गाना शुरू किया है, या जो बहुत सारे लोग स्टेज शोज करते हैं, जी, जी। तो उनमें जो बम्बई की फिल्मों का जो संगीत है उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो जो लोकगीत हैं, जो ठेठ लोकगीत हैं, उनमें कहीं ना कहीं मिलावट हो रही है कुछ शब्दों की। तो इस पे आप क्या कहेंगे? इस पे तो हाँ तानिया जी, इस पे ऐसा है कि ये जो नए लोग गायक हमारे आए ना जी, तो इनमें हाँ कुछ एक में है ऐसा है कि वो एक स्टेज करके, स्टेज को कमर्शलाइज करके फिर वो उस ढंग के गीत गाने लगे जिसके अंदर जो है जैसे बॉलीवुड की छाया उसमें नज़र आती है। अलबत्ता जो हमारे लोक नृत्य हैं, लोक नृत्य के साथ जो गीत गाए जाते हैं उसमें जो गाने वाले होते हैं, जो नर्तक होते हैं, वैसे तो जो हमारी पुरानी विधा है उसके अंदर अलग से प्लेबैक सिंगिंग नहीं होती है नाटियों में ना। जी, वो जो लोग नाच रहे होते हैं वही गाते हैं। ये खूबसूरती हमारी है ना जी। उसमें ये चीज़ें अभी भी हमारी बची हुई है, वो संरक्षण से। तो हमारा प्रयास रहेगा कि जो हमारे लोग हैं, जो लोग गायक हैं, वो इस तरफ भी साथ के साथ ध्यान दें। उसमें साथ के साथ ये जी कि हम पोइट्री पे ज़्यादा ध्यान दें। इसके साथ साथ अगर जो हमारे लोकगीत हैं पुराने, वो तो उनको हम वैसे रखें, उनके साथ कोई छेड़खानी ना करें। उनको जो जैसा है, हमारी कुलवी में एक बात है, बोलते हैं कि लिपड़ी झिपड़ी अपनी माँ, ढोग डुंखरू अपना देश। अपना देश कहने का मतलब मेरी माँ कैसी भी हो, दिखने में हो, जैसी भी हो, उसने चाहे चिथड़े जैसे पहने हो, माँ ही मेरी माँ है। और वैसे जो हमारी मातृभूमि, जो हमारा देश है ढोग डुंखरू, ये हमारा परम जैसा है उसको वैसे रहने दीजिए। तो लोकगीतों का भी यही है कि जो जैसा है उसको आप वैसे रहने दीजिए और वैसे ही उसको एक्सेप्ट कीजिए, वैसे ही गाइए, वैसे उसको आगे ले जाइए। हाँ, जो हम सृजन कर रहे हैं उसको भी, मेरा तो यही कहना है कि उसको भी इसके आसपास ही हम करें। ठीक है, इसके आसपास ही करते हैं, ताकि वो एक जो बह रहा है हमारे कल्चर का दरिया हाँ। वो मैला ना हो, वो वैसे ही आगे को जाए और आगे तक पहुंचे। वो एक मेरी अपील रहती है हमेशा नए जो हमारे कलाकार हैं उनके साथ। हिमाचल में मैंने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना है कि आपकी जो गीतों में पोइट्री है, जो कविता है, वो बहुत खूबसूरत है। आपने बहुत खूबसूरत गीत लिखे हैं और हिमाचल के बहुत सारे गायकों ने, लोक गायकों ने आपके गीत गाए हैं जी। तो आपका लेखन, आपकी पोइट्री, गीत अभी भी आप लिखते हैं? ये यात्रा लेखन की यात्रा जो जब मैंने शुरू में 91 का जो दौर था, 90 का दशक था, उस दौरान मैंने काफ़ी सारे गीत लिखे। और ख़ासकर जब मैं SD कश्यप जी के संपर्क में आया जी, तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा इसके अंदर हमें जो है पोइट्री में काम करना पड़ेगा जी। तो तब से मैंने लिखना शुरू किया और फिर 8-10 साल में लिखता रहा। फिर मैं सरकारी जॉब में था, जैसे मैं राजस्व विभाग में मैंने काम किया। शायद दर्शकों को शायद सबको पता मालूम ना हो, तो मैंने पटवारी से शुरू की और अभी मैं मार्च में सेवानिवृत्त हुआ एज ए नायब तहसीलदार है ना जी। तो मुझे लोगों के बीच में काम करने का बड़ा मौका मिला, क्योंकि हम मिट्टी के लोग हैं और मिट्टी के बीच में हमें काम करने का मौका मिला। लेकिन एक बड़ा भारी कंट्रास्ट था कि जहां हम खाता खतौनी की बात करते हैं, दूसरी तरफ हमारा संगीत है, तो इसमें बड़ा भारी एक तरह का देखिए तो अंतर विरोध है। मान लो अगर मैं टीचर होता, म्यूजिक का मैं टीचर होता, तो मेरी एक ही लाइन रहनी थी। हाँ। अब यहाँ तो राजस्व विभाग का नेचर कुछ और है, काम करने का अधिकारी हैं और लोकगीत भी गाते हैं। हाँ जी। तो मैंने इसका बड़ा आनंद लिया जीवन में, इस चीज़ का भी ना। तो हमने फिर पोइट्री पे काम करना शुरू किया। मेरे गीत है जो उस टाइम बहुत प्रसिद्ध हुआ, नीली चिड़ी है, छायाबाद है उसके अंदर पूरा, कि जो घर की बेटी है
उसने एक दिन चले जाना तो जब बोलती तो उस पे लिखा था कि नीली चिड़िया हो पंखड़ू लागे तेरे लागे फुड़ फड़ांदी। ओह ब्यूटीफुल। हाँ ये चिड़िया हो डाला न उड़िए तू लागे कोखा पे जांदी। क्योंकि एक दिन वो चली जाएगी। दूसरा घर भी बसाना है ना, तो उसके अंदर पूरा वृत्तांत है। तो ये गीत उस टाइम बहुत प्रसिद्ध हुआ था। तो मेरी गायकी एक तरह की इनोसेंट गायकी है। मैं ज़्यादा वो एक बोलते हैं ना कि वो बड़े बड़ी मुर्कियाँ, हाँ मुर्कियाँ, हाँ। मैं वैसा नहीं है। मैं सीधा सीधा लोकगीत जो सीधे सीधे से गाते हैं, आम जनमानस भी उसको समझ सकता है, गा भी सकता है। तो ऐसे ये यात्रा रही है मेरी। जब आप राजस्व विभाग में थे तो आप तो बहुत सारे गांव में गए होंगे, और हमारे जो गांव में हैं वो बोलियां, जो डायलेक्ट है वो बदलता रहता है। तो आपने कुछ ऐसे शब्द वहाँ से उठाए और अपने गीतों में सम्मिलित किए जब आपने पोइट्री लिखी या गीत लिखे कि मैं फलां गांव में गया था, वहाँ से बातचीत में मुझे कुछ नए शब्द मिले जो स्थानीय शब्द हैं, और वो हमारी कुल्लवी है लेकिन थोड़ी अलग तरीके से बोली जाती है। तो ऐसा कोई अनुभव है आपका? अनुभव, हाँ, इस टाइम के देखिए ना जी, हमारे लोक जीवन में हर 10, 15, 20 किलोमीटर बाद बोली बदलती है, थोड़ा सा बदलता है ना जी। और बोलने का तरीका भी बदलता है, बोलने का प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा अलग होता है, अलग हो जाता है, लय भी थोड़ी अलग होती है। तो वहाँ उसके अंदर बहुत सारे गीतों में ऐसे शब्द जब मिलते हैं इधर उधर से, तो मैंने उसमें डाला हुआ है। जैसे इसी के अंदर है, आज शायद बच्चों को नहीं मालूम होगा, जो नीली चिड़ी वाला गीत लिखा था ना, उसमें एक शब्द है लास्ट में कि पत्थर उड़ोकी है। उड़ोकी, अच्छा, उड़ोकी है, पत्थर उड़, उसमें था कि खुले सरगन उड़ दी लागी सारा मुल्क नापू कोल्ह अपना बिसरू चिड़िया आमा बिसरे बापू। हाँ जी, हाँ ये चिड़िए हो पत्थर उड़ोकी लागी कोखे बेजांदी। जो पाथरू उड़ोकी शब्द है ना, उड़ोकी मतलब कि जैसे कसम खा के, तो एक तरह की कसम खा के जा रही है कि मैं अब जो है इस घर में शायद ही मेरा आना जाना कम होगा अब ना। तो वो कहने के वो बहुत गहरी बात है। हाँ, जब मैं खोजल था तो वहाँ एक जगह उन्होंने बोले, हम गए थे पीछे काथी कुकड़ी में ना, उसके लिए जब मैं पटवारी था, गिरदावरी करने गए। तो जब मैं वापस आया तो एक महिला ने बोला, अब तू चलो, बोले पत्थर उड़ोकी है। कहने का मतलब उस गांव में कभी राजस्व विभाग का आदमी पहुंचा नहीं था, बड़ा रिमोट एरिया था। आज तो वहाँ सड़क पहुंच गई है, मुझे 91 की बात है, तो उस टाइम वहाँ सड़क नहीं आई थी। तो उसने, तू कब चलो पत्थर उड़ोकी है भाई, तू कहाँ जा रहा है, कसम खा के अब वापस नहीं आएगा। हाँ, तो ऐसे शब्द फिर मैंने वो अपने गीतों में ढाले। मैं यही पूछना चाह रहा था क्योंकि ये बहुत खूबसूरत एक्सप्रेशन है जी, पत्थर उड़ोकी है। तो जी, तो इसको तरन्नुम में मैं गाऊंगा। नहीं, आप अभी गाएंगे। हाँ जी, अगर अभी गाना तो ऐसे 2 लाइनें गुनगुनाता हूँ मैं, जैसे कोई खुले सरे गन उड़े दिलागी सारा मुल्क नापू कोल्हे अपना बिसरू चिड़िए आमा बिसरे बापू। आज थोड़ा सा मेरा गला वो है, आपकी आवाज़ बहुत सुरीली है, आप बिल्कुल चिंता ना करें। क्या हो जी कि वो परसों ना वो नाटी में गाया बहुत ज़्यादा। अच्छा। नाटी में हमारे जो शनाई है वो तार सप्तक की होती है, उसमें बिल्कुल ऊंचे स्वर में गाना पड़ता है, तो गले पे प्रेशर पड़ के और वो तो गला ही बैठ गया। मैंने हालांकि सुबह गरारे भी किए पर उतना नहीं इसमें हो पाया। ये क्यों कर रहा है? ये देखो, ये था गीत। नीली चिड़िए हो पंखड़ू लगे तेरे लागे फूली फड़ांदी। हाँ ये चिड़िए हो डाला न उड़िए लागी कोखे जांदी। इसमें तो वो लास्ट अंतरा ना, चलो मैं इसको पूरा गा दीजिए प्लीज, पूरा गा दीजिए। नीली चिड़िए हो पंखड़ू
लागे तेरे लागी फुले फड़ांदी आए चिड़िए हो डालन उड़िए लागी कोखे में जांदी पंखड़ू तेरे नीले सरीले कोल पानी रे सोरा कोल पंखड़ू तेरे नीले सरीले कोल पानी रे सोरा कोल अपना नहीं टिक दे घोरा आए चिड़िए हो पंखड़ू लगे तेरे लागी फुले फड़ांदी खुले सरे गन उड़े दी चिड़ी सारा मुले खेना कोल्हे अपना बिसरू चिड़िए आमा बिसरे बापू आए चिड़िए हो पाथरूड़ो किए लागी कोखे बेजंदी मिली चिड़िए हो डालन उड़िए लागी कोखे बेजंदी। बहुत खूबसूरत, बहुत सुरीला, और इस गाने का जो अर्थ है और इसका जो गहराई है इसमें वो एक पिता समझ सकता है। जी हाँ, जी हाँ। जिसके पास बेटी है या जिनकी बेटियां हैं वो समझ सकते हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत भावात्मक गीत है ये, बहुत खूबसूरत, बहुत अव्वल दर्जे की पोइट्री मैं इसको कहूँगा। और मैं इसके साथ मुझे एक सौभाग्य और मिला कि राजस्व विभाग में रहते जब मैं पटवारी के पद पर था, हमारे डीसी तो सर राकेश कंवर जी कंवर साहब थे। जी। और मैं था पटवारी शमशी जी, और मैंने उनको कहा कि सर जी मुझे आप दफ्तर में पोस्ट है खाली तो दफ्तर मुझे लाओ। उन्होंने कहा क्यों आना चाहते हो? मैं कहा जी मैं दफ्तर आना बस, क्योंकि मुझे था वो बड़े क्रिएटिव बहुत क्रिएटिव, बहुत इंटेलिजेंट। मैं उनके नज़दीक बोला क्यों? मैं कहा जी वो बाद में कभी, बस मुझे आप दफ्तर लाओ। तो दफ्तर में थी पोस्ट एक पटवारी बहुत विद्वान है, पटवारी लैंड रिफॉर्म की पोस्ट थी जी। तो मेरी वहाँ फिर पोस्टिंग हो गई। तो फिर उन्होंने खुद ही मुझे काम दे दिया, बोला ऐसा करते हैं कुछ नया करते हैं इस बार दुशहरे में, आप सोचो इसके बारे में क्या करना है। तो फिर हमारा देखो पर पतलीकुल में हम करते थे वो महिलाओं को वो करते थे सम्मेलन जो होता तो हमें पता है कि महिलाएं बड़ी पार्टिसिपेशन लेती है। आप बुलाओ, ये बेचारी अपना किराया खर्च करके अपना दिन तोड़ के अपनी रोटियां खुद खा के कोई बोझ ना किसी पे डाल के नाटी कराते हैं महिलाओं की। उनका बहुत बड़ा अच्छा क्या नाम इस पे करते हैं काम शुरू, और आप इस पे शुरू करो कैसे क्या नाम करना क्या। तो फिर मैंने बैठ के पहले गीत बनाए, फिर अपनी टीम हमने तैयार की, जैसे डॉक्टर सूरत हैं, एक ईश्वरी जी थे वो बेचारे आज नहीं हमारे बीच में वो हैं, और बहुत सारे लोग लेके फिर अब मैं तो दफ्तर में होता था। हमने बैठ के मैंने दिन भर सोचा ना कि अब इतनी जा रही महिलाएं लानी जी, उनको कैसे किस डेकोरम में किस उसमें हमने उनको बिठाना है प्रोटोकॉल में, और कैसे करना वो पूरा सारा, तो वो सारा किया जी। फिर उसमें तो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है ना? वर्ल्ड रिकॉर्ड, हाँ। एक साल हमारा लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, हाँ जी, और एक साल हमारा गिनीज का बना, हाँ जी, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, हाँ जी। ये 14 और शायद 14 और 15 की बात है। सबसे बड़ी नाटी थी, कितनी 12,000 पूरे कुल्लू से 12,000 महिलाएं नाची थी, और उसके अंदर हमने वो जो सारे हमने फोक जो हमारा गीत हैं वो रखे थे। और उसके गीत आप ही के थे सारे? हाँ हैं लोकगीत सारे ना, लेकिन हमने उसको संकलित करके फिर उसके हमने ये पहले एक उसकी ऑडियो बनाई, फिर छोटा सा क्लिप करके फिर वो लोगों को महिलाओं को दे दिया है ना। बाकी तुम्हारे ब्लड में ही है ना नृत्य तो है ना जी, ताकि गीत समझ आए कौन कौन से गीत हैं। और फिर वो इतनी ज़बरदस्त चली नाटी कि वो देखने वाले भी हैरान रह गए जो आए थे ना इसके गिनीज वाले भी, हाँ जी। और देखा यार इतना डिसिप्लिन, इसमें इतनी सारी महिलाएं एक साथ नाच रही हैं, ना कोई भगदड़ ना कोई क्या नाम, बड़े अनुशासन में।
तो वो एक सौभाग्य मिला हमें कि हम उसके पार्ट रहे जी 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 जी। उस नाटी के। वो श्रेय आपको और कंवर साहब को और पूरी जी, पूरी कुल्लू की टीम, महिलाओं को जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं जी। तो उसमें एक गीत मैंने हालांकि बीच में जोड़ा था कि वो क्रिएट करके, क्योंकि महिलाओं का गीत था ना, जी, जी। नाटी महिलाओं की थी। बेटी लागी नचदी ओके, ढालपुर शाड़ा। अच्छा, अपने बापू को संबोधन करेंगे। बहुत खूबसूरत। बेटी लागी नचदी रे ढालपुर शाड़ा, ढालपुर शाड़ा हो बापुआ वाह। रे ढालपुर शाड़ा, तेरी बेटी लागी नचदी रे ढालपुर शाड़ा, ढालपुर शाड़ा हो बापुआ रे ढालपुर शाड़ा। ये गीत उसमें डाला था हमने, एक नया तैयार करके ना। तो ये भी अपने आज ये भी लोकगीत बन गया अपने आप में। जी, जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आपकी दिनचर्या में आप कितनी देर रियाज करते हैं और क्या रहती है आपकी दिनचर्या, क्योंकि अभी ज़िंदगी बदल गई है, अभी आप सेवानिवृत्त हैं। जी जी जी। तो 24 के 24 घंटे आप खुद तय कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। हाँ तो जी, हाँ आपकी जो दिनचर्या है वो कैसी रहती है? देखिए जी, वैसे मैं तो अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आफ्टर रिटायरमेंट मुझे फिर से जो मेरे अंदर का कलाकार जो प्राय एक सुप्त अवस्था मतलब सुस्ती में था, वो कलाकार ना कोई सुस्त है, उसको काम ही नहीं है। जैसे कोई आदमी अगर उसको कोई काम ना दो ना, वो सुस्त रहेगा, दिन भर सुस्ती पड़ी रहेगी। वैसे जो मेरे अंदर का कलाकार था वो भी कुछ सुप्त अवस्था में था। लेकिन अब जब प्रशासनिक कार्यों से निवृत्त हो चुके हैं तो एक नया जीवन है जी। और इसमें दिनचर्या में मैं अभी तो मेरा जो एक संकलन मेरा कभी हुआ, मेरा सारा जो साहित्य है ना जो मैंने लिखा वो बिखरा हुआ है। अच्छा, आजकल मैं उसको समेट रहा हूँ। जी, जी, उसको जी। एक उसमें सोचूंगा कि मैं उसको एक पुस्तक की शेप दे दूँ ना जी। जितने मेरे गीत हैं, मैंने साक्षरता अभियान में लिटरेसी मूवमेंट में हमने काम किया, सेटलमेंट पे तो पूरा हिमाचल प्रदेश में गए हम। कला जत्था जो वातावरण निर्माण होता है उसके लिए काम किया, खासकर कुल्लू में हमने इसमें बड़ा काम किया। उस टाइम यहाँ पर अनिल खाची जी होते थे उस टाइम डीसी उस टाइम क्या, फिर बाद उनके बाद विक्रम मल्होत्रा जी आए थे एक, फिर उनका एयर क्रैश हुआ था। देखो जी 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 जी। वो भी ऐसे आपकी तरह दाढ़ी रखते थे, लंबी लंबी दाढ़ी, और बड़े प्रो पीपल थे वो। एक बार तो उन्होंने क्या किया, घर से आ रहे हैं और गाड़ी में ना एक कपल बिठाया हुआ है और जैसे वो आए डीसी ऑफिस को तो वो बिलाए अंदर उनको भी और अंदर बैठा, और दोनों बुजुर्ग इनोसेंट, एक ने वो कोट पहना हुआ है और उन्नी ही उसने वो लगाया हुआ है और टोपी लगाई और कुछ टाइम कलगी चलती थी, कलगी लगाई है, और जो उनकी धर्मपत्नी थी उन्होंने पट्टू डाला हुआ और डीसी साहब ने उनको अंदर रखा अपने वहाँ। और इस तरह के थे वो। मैं पटवारी, आप बोर तो नहीं रहे? नहीं, मुझे अच्छा लगा। मैं पटवारी नगर था जी, और मैं नीचे बैठा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ। लोग आए थे, उनको नकल जमबंदी, उस टाइम कंप्यूटराइज तो था नहीं, बिल्कुल सारा हाथ से बनाना। तो साथ में रॉ रिकॉर्ड कर रही है जी। तो मेरे पास क्या हो कि एक शख्स आए लंबी लंबी दाढ़ी वाले और एक फटी जैसी कुर्सी थी, मैंने वहाँ बैठा दिया। मैंने सोचा कोई टूरिस्ट हो गए, वो बैठ गए। बोला हाँ करिए आप काम। तो मैं लोगों के काम करके जैसे सब चले गए, फिर उसके बाद फिर उन्होंने बोला धर्मेंद्र जी शायद बोला आपने मुझे नहीं पहचाना। मैं कहा नहीं सर, सॉरी सर, मैंने तो नहीं पहचाना। बोला यार मैं डीसी कुल्लू हूँ। वो फिर तो सर मैं घबरा गया। मैं यार सोचा पता नहीं कोई ऐसे तो था नहीं तब भी, क्या था कि भाई किसी ने कोई कंप्लेंट की किसी तरह की। तो मैंने बोला सर, बोला नहीं आप बैठिए आप। बोला ऐसा करिए अपना रोज नामचा ले चलो, बाकी कुछ नहीं, मैं ताला लगा।
मैं अचानक से डर गया जी। मैंने सोचा डीसी मेरे ऑफिस में, और बिना पहले कोई बताया नहीं तो कोई आता कि भाई आज आपके डी साहब आ रहे, कोई पूर्व सूचना नहीं हाँ थी। पूर्व सूचना कोई नहीं थी। और उन्होंने कहा कि आप अपना रोजनामा ले चलिए और चलिए मेरे साथ। आ गए। फिर जब गाड़ी में बैठे तब बोला आप शायद डर गए होंगे। बोला मैं कहा सच में सर। बोला ऐसा कुछ नहीं है, हमने आपका बहुत नाम सुना ऑफिस में, क्योंकि ये जो लिटरेसी मूवमेंट है जी, जी। इसको हमने फिर से शुरू करना है जी। और मैंने सुना कि आप गाते भी और लिखते भी हैं, तो आपकी हमें बड़ी ज़रूरत है। तो चलिए आज से आप सेकंड पे, वैसे कहता मैं आपसे ज़बरदस्ती कर रहा हूँ, ये मेरा अधिकार है, फिर भी आप क्या बोलते हैं? मैं कहा नहीं सर, ये तो हम भी चाहते हैं कि चलो हमारा जिला। ये वाजपेयी जी के समय जो शुरू हुआ था साक्षरता अभियान, उसका हिस्सा था ये? स्कूल चले हैं? ये नहीं, स्कूल चले नहीं, ये राजीव गांधी जी के टाइम का था जी। अच्छा। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन बना। अच्छा, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन बना जी। तो उसके तहत फिर पूरे उसमें चला भारतवर्ष में ना जी। तो हमारे ज़िला में थोड़ा लेट चला है, हालांकि 87 में बना था मिशन है। जी जी जी। तो हमारे यहाँ ये काम शुरू हुआ 93 के आसपास, 92-93 से लेकर ये चला रहा 98 तक। उसके बाद इसमें वाले तो फिर उन्होंने कहा कि इसके अंदर फिर से काम करना यार करके बोलते बीच में। मैं कहा ठीक है सर। फिर कुल्लू आए और वहाँ DRO साहब को बुलाया, बोला ये हाकिम साहब का रोजनामा है, आप एडजॉइनिंग जो पटवारी है उसको ये सौंप दो। हाँ, और उनको चाबी साथ ला दी, ये लो, और ये कल से परे ये मेरे ऑफिस में, वहाँ इनका ऑफिस होगा, साक्षरता जो कैबिन बनाया हमने वहाँ काम करेंगे। मतलब वो सब तत्काल प्रभाव से हो गया जी। अच्छा। और फिर हमने सर अन्य निर्मंड 2 ब्लॉक, हमारे 5 ब्लॉक हैं, तो उस टाइम थे 5 ब्लॉक। फिर अन्य और निर्मंड था अछूता, वहाँ अन्य किया था काम शुरू। तो फिर डी साहब चले गए वहाँ, और हम भी फिर पूरी टीम के साथ फिर हमने एक कला जत्था बनाया अपना, और चले वहाँ फिर शुरुआत की जी कार्यक्रम की। और रात को हम ऐसी समीक्षा कर रहे हैं ना बैठ के अपने जो बच्चों के साथ कि भाई हमने कहाँ हमारे में क्या क्या कमियाँ रही आज के कार्यक्रम में। तो रात को 12 बजे हम ऐसे बैठे और डी साहब भी वहाँ आए, और वो भी हमारे साथ जमीन पे बैठ गए, रेत पे। तो कहने को इतनी सादगी थी उनका, और अपनापन था। और जिस दिन उनका एयर क्रैश हुआ उसके 2 दिन पहले वो हमारे ऑफिस में, संडे थे उस दिन, हमारा कोर ग्रुप बैठा हुआ और हम डिस्कस कर रहे हैं आगे क्या करें। उन्होंने कहा मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ, चंडीगढ़ से मैंने शिमला आना है, शिमला से कोई भाई ज़रूरी सामान तो नहीं लाने को, फिर मैं लेते आऊँगा। हमने कहा नहीं सर ऐसा कुछ नहीं। और फिर वो चले गए, और नेक्स्ट उसको उस दिन भी संडे ही था, छुट्टी थी उस दिन को। ये 9 जुलाई की बात है, ये 9 जुलाई 96। अच्छा। जिस दिन एयर क्रैश हुआ था उनका। हम बैठे कर रहे और एकदम आया कि भाई ऐसा एयर क्रैश हो गया, और उसमें पूरा परिवार उनके जो पिताजी थे गवर्नर थे पंजाब के। हाँ, पूरी फैमिली मल्होत्रा। हाँ जी, अजय नाम था उनका? नहीं, विक्रम मल्होत्रा। तो ये नहीं, उनके पिताजी का नाम, क्योंकि मैं उनसे मिला हूँ। जी, राजभवन में। जी, मैं उनसे मिला हूँ जी। और देखिए सर एकदम शॉक्ड हो गया, मुझे शॉक लग गया, और ऐसा हो ही नहीं सकता है। और मन का भाव था ना जी, मेरे पास कुछ, मैंने एट ए टाइम वहीं उसी टाइम दफ्तर में ही मैंने कहा बाकी लोगों को, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देनी है, तो उनका एक गीत बनाते हैं, और वो उन्होंने कहा करो। और मैंने उस वक्त से वहीं पे ही मीटिंग के साथ साथ ही, क्योंकि मन में भाव था कि कुल्लू हमारा बहुत जल्दी साक्षर होना था, अगर तू जीवित रहता तो तूने हमारा सपना ही तोड़ दिया, ऐसा कैसे निष्ठुर हो गया तू। मैंने लिखा सर, गाया कुल्लू होना थी बड़ी छे के साक्षर, कैंडा चोड़ो सुपना हरा, डीसी साहिबा विक्रम मल हो तेरा, कैंडा चोड़ो सुपना हरा। और मैं जब ये गीत पूरा लिखा मैंने, फिर हमने इसको रिकॉर्ड किया कश्यप जी के पास सकरुआ में। और उस दिन की बात सुनाऊँ मैं आपको सर, उस टाइम होती थी
मोनो रिकॉर्डिंग ना, पूरा बैठेगा, ढोलक वाला बैठेगा, कोरस वाला भी, म्यूजिशियन भी, सिंगर भी, रिकॉर्डिस्ट भी। आज तो आपका डिजिटल है, आज तो कोई तो जैसे सर पूरा गीत गाया ना, जब मैंने लास्ट लाइन गानी थी मैं भावुक हो गया पूरा गीत गाते गाते, कि भाई लास्ट क्या था कि तेरा सुपना पूरा आशा किरण एरो बचन हरा। जैसे मैं ये लाइन गाने लगा ना सर, मेरे से गायन गारू में आंसू आ गए स्टूडियो में, और गुरुजी आए बाहर, उन्होंने मुझे पाया, बोलो बेटा कोई बात नहीं, पूरी रिकॉर्डिंग हमने की। और ऐसे थे वो अपनापन। तो मैं समाज के प्रति इतनी बेदना थी उनको ना, वो फिर वो उसके बाद ठहराव से आ गया इसमें हमारे मिशन में जो साक्षरता का था, तो हम बोलते बोलते कहीं और ही भटक गए। नहीं, ये शायद ये ज़रूरी था। मेरे को संगीत है और जो लोकगीत हैं वो समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। रेडियो शायद संसार में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मीडियम है कम्युनिकेशन का। उसको एक अनपढ़ आदमी भी उसी चाव से सुन सकता है। अभी हाल में कुल्लू में इतना नशा फैल रहा है, इतना ये सब हुआ है, तो जो लोकगीत हैं वो किस तरह से बदल सकते हैं या अपना योगदान दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। जो आपने ठीक कहा, मैं आपकी बात को थोड़ा सा इसमें अपनी बात ऐड करूँगा कि किसी के भी मन को अगर कोई चीज़ पहुँचानी होगी ना जी, हम उसको स्पीच से आदमी बोर हो जाता है, किसी गीत एक बड़ा सा सशक्त माध्यम है। मैं वही कह रहा हूँ, है ना जी। मैंने तो जो हमारा साक्षरता अभियान है ना जी, इसके अंदर भी हमने देखा कि जो गीत हुए हमारे, उसमें महिलाओं की बड़ी अच्छी भूमिका रही, बहुत ज़्यादा रही इसके अंदर। जितनी उसमें सिर्फ पढ़ने पढ़ाने की बात नहीं थी, जागरूकता की, महिलाएं एकत्रित हुई, संगठित हुई। आज देखिए आप हर महिला मंडल कहीं भी देखिए आप, कोई भी समारोह है तो महिलाएं सबसे आगे। उसमें सामाजिक समारोह में कोई कार्यक्रम होना, कहीं जाना, तो पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं ज़्यादा योगदान दे रही हैं इस मामले में ना। तो गीतों का बहुत महत्व है जी। हमारी भी इसमें कोशिश रहेगी कि हमने भी वैसे जागरूकता के बहुत सारे गीत बनाए। अभी भी मैं सोच रहा हूँ कि जो चिट्टा है ना, कई घरों के घर बहुत जा रहा है, वंश का नाश कर रहा है, पीढ़ी खत्म हो रहे हैं ना जी। मेरा अपना है कि मैं इस पे गीत ज़रूर लिखूंगा और एक अच्छा सा गीत करके इसको हम करेंगे इसको। तो बाकी हमने बहुत सारे गीत जैसे है ना, जैसे हमने पर्यावरण के ऊपर भी मैंने एक गीत लिखा। जी सुना। गीत तो बहुत सारे, पर 2 लाइनें में आप जी कि हमारी आर्थिकी भी मजबूत हो और हमारा पर्यावरण भी सुंदर रहे। सेवेरा बगीचेडू बन के लाना, बावेड़ी झूरी बन के लाना, अपना हिमाचल आशा हरा भरा बना, बहुत खूब। बावेड़ी झूरी हरा भरा बना, जंगल सियासा बेपाड़ नुआड़े, पानी जाए रू चोखी बागर देण नुआड़े। चोखी बोलते हैं शुद्ध हवा। हाँ शुद्ध। पानी जाए रू चोखी बागर देण नुआड़े, जीणे मोरणे रे साथी चले बूटे डोलाना, बावड़ी झूरी चले बूटे डोलाना। कि जो हमारा प्यार है वो सार्थक हो, सकारात्मक सृजन के लिए है ना जी। प्रेम जो है वो उस तरफ भी प्रकृति के प्रति भी रहे। वो थे इस गीत का मैसेज। आपके पुत्र हैं, वो युवा हैं, वो भी बहुत खूबसूरत गाते हैं, तो आप उनके भी गुरुजी हैं। हाँ, अभी भी हमने हालांकि
तो उसने लॉ की है और वहाँ उसने शायद थोड़ा थोड़ा संगीत सीखा, मुझे नहीं मालूम था वो गाता है जी। कभी। और फिर एक दिन यहाँ किसी कार्यक्रम में मैं गा रहा था और बीच में हिमांशु का नाम भी अनाउंस हुआ, भाई हिमांशु भी गाएगा जी। और उस दिन मैं सरप्राइज में कहा अच्छा ये भी गाने लगा। फिर उसने कुछ गीत गाए, फिर अभी हमने एक गीत बाप बेटे ने इकट्ठे भी गाया था। अरे ड्यूट है वो, अच्छा। ड्यूट गाया था, सुनना अपनी कभी उस पे है, कुल्लू देश नहीं कुल्लू देश देवा देवीरा, अच्छा। यूट्यूब पे भी डाला है शायद किसी ने, देसी चैनल में, 2 लानी गुनगुनाऊंगा। कुल्लू देश देवा देवीरा औखे रोज लागा सी मेले ए जाम्हार देशबे ए जाम्हार देशबे औखे भांति भांति रे मेले कुल्लू देश देवा देवीरा महारा देश देवा देवीरा। ये बना हम लौट के आते हैं कुल्लू देश की कहानी और आपका सबसे लोकप्रिय गीत जो कुल्लू के, हिमाचल के बहुत सारे गायकों ने गाया है। जी, जी। वो गीत हमें सुनाइए। अच्छा जरूर सर। मैंने आपको पहले सुनाया था, है ना जी। तो ऋषि जंबलू चलो जोतानो पंतन संगलाई कोंडीन ढाणी, कोंडी बोलते हम कर ऋषि जंबलू चलो जोतानो पंतन संगलाई कोंडीन ढाणी, थारा मूरत थी कोंडी भीतर ऐसा गल पराणी, सुने जो तेरे चीड़ुआ कुल्लू देशेरी कहानी, होंड दे पूछो हम टे धारा तेबे जो तेरी बागरे लागी। वाह बहुत खूब। होंड दे पूछो हम टे धारा तेबे जो तेरी बागरे लागी, थारा मूरत थी कोंडी भीतर लाई बगरी रडानी, रडानी मीन्स हवा में बहा दिया। सुने जो तेरे चीड़ुआ कुल्लू देशेरी कहानी, थारा
हाथी मूर्त पौड़ी ठारा लो जगह में बनी तिनेरी नशानी ठारा करेणुरा देश ते ये बनू ऐसा कोड़ोरी कहानी सुने जो तेरे चीड़ुआ कोड़ो देशेरी कहानी। बहुत खूबसूरत। और ये जो गीत में पहले होगा कि प्रार्थी जी की कहा उसमें कुल्लू देश की कहानी में एक, हाँ मुझे एक छोटा सा संस्मरण याद आया, अगर आप बोर ना हो नहीं रहे आप तो। सुनाइए, प्लीज सुनाइए, प्लीज सुनाइए। मेरा बचपन का नाम ना धा से, अच्छा। धा से घर में था कुछ और जैसा नाम ना, अब मैं बोलूँगा तो फिर वो मशहूर हो जाएगा। अच्छा। तो धा से कुछ अजीब जैसा नाम था, जो ठेठ नाम होते ठेठ कुल्लू नाम, के ना। जी 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 जी। फिर क्या हुआ कि प्रार्थी जी एक बार यहाँ हमारे भलियानी आए। हाँ जी। कहते मैं छोटा जैसा था, गोल मटोल था, मैं दुबला पतला हूँ, बचपन में थोड़ा मैं गोल मटोल से कहते हैं। और मैं खेलते खेलते प्रार्थी जी की गोद में चला गया। अच्छा। तो उन्होंने कहा ये बच्चा किसका, हमारे घर आए थे मेरे दादाजी के। अच्छा। तो पिताजी ने बोला कि ये मेरा बेटा है। बोला क्या नाम है इसका, तो उनका धा से जो भी था बताया। हाँ। तो उस टाइम 70 के दशक में धर्मेंद्र बहुत पॉपुलर थे, 60-70 के दशक में। तो उन्होंने कहा ये तेरा हीरो जैसा लड़का है, छोटे मतलब में देखने को ठीक है। आप अभी भी हीरो जैसे हैं, बिल्कुल है। तो बोला यार तो गोल, ये नाम नहीं इसका ठीक है, बोले इसका नाम धर्मेंद्र रखो आप। अच्छा। तो मेरा जो नाम है वो प्रार्थी जी ने रखा है। अरे वाह। गीत के साथ साथ कुछ वैसे अचानक याद आया। नहीं बहुत अच्छा सा स्मरण है, और ये तो जुड़ गया आपसे उनका नाम। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो फिर मैंने प्रार्थी जयंती के ऊपर, प्रार्थी जी पर, वो हमारे कुल्लू के राजनीति के और हमारे संस्कृति के भी अपने आप से योग पुरुष रहे। और वो 2 लाइनें बहुत अच्छा लिखते भी, शायरी भी करते थे बहुत अच्छी। चांद कुल भी। जुग मानो हुए परार थी, जुग मानो हुए परार थी, से भिरे लाल चंद परार थी, जुग मानो हुए परार थी। सेबिर में इसलिए बोला कि वो एक कलाकार थे। कलाकार सबका होता है। बिल्कुल बिल्कुल। राजनीति तो हो सकता है कि मेरी विचारधारा और है, आपकी और है, वो कलाकार सबके होते हैं, दुनिया भर के परार थी, सेबिरे लाल चंद परार थी, औज गांधी लागी बहुदी भी आसा, गांधी हिमाचल री धरती, जुग मानो हुए परार थी। ये जो आज गिनीज बुक हमारी नाटी रिकॉर्ड है ना जी, उसमें कहीं ना कहीं उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि पहले महिलाओं को नहीं नाचते नहीं थे, तो उन्होंने अपने घर की बहू बेटियों से, अपने रिश्तेदारों के से जोड़ के नाटी करवाई है। तो बहुत बड़ा श्रेय उनको भी जाता है। ऐसे वो कलाकार थे। तो मैंने इस गीत के बीच में कला के अंदर आज उनकी निशानी बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बीज पूरा गीत को तो समय लगेगा। मैंने क्या लिखा कि लिखी कूड़ू देशरी कहानी, लिखी कूड़ू देशरी कहानी, कला केंद्र धीनी जुगा नशानी, सारी दुनिया री औखे नाटी लागी नोच दी। क्योंकि हम फोक फेस्टिवल बोलते हैं ना, पूरे इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल, फोक डांस। हाँ जी। तो सारी दुनिया री औखे नाटी लागी नोच दी, एंढा तू कलाकार थी, जुग मानो हुए परार थी। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। जब भी हमले होते हैं तो पूरा देश इकट्ठा हो जाता है, जी, एकजुट हो जाते हैं हम सब लोग। और
उस समय जो गीत होते हैं, जो लोकगीत होते हैं, जो लोगों की भावनाएं होती हैं, वो सब एक साथ मिल जाती हैं। तो जैसे 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ, तो उस समय के कोई ऐसा लोकगीत हो जो आपको याद हो, क्योंकि हम उस तरफ के बॉर्डर की तरफ हैं जी। तो आपको कोई गीत याद है उस समय का जो लोगों को उत्साह भरा था उस समय कि नहीं, हमें भी अपने देश के मेरे सैनिकों की ज़हन में मदद है, करनी है। एक गीत है, मुझे एक दो पंक्तियाँ याद आ रही हैं जी। अगर पहले से होता तब मैं शायद इसको पूरा तैयार हाँ, जो लाता। आप दो लाइन जो भी है याद वो आ रही है सुनाइए। कि इस गीत में है कि देखो लोगों की भावनाएं वही कि कह हमने बॉर्डर पर जाना है, और ये जो हमारा लाहौल स्पीति है ना, लाहौल स्पीति किन्नौर, और इसके आगे तो उस एक तरफ वही वो चाइना बॉर्डर है। जी, जी। तो इसके अंदर मैं इसीलिए लाहौल, कह रहा हूँ। हाँ, लाहौली को संबोधित किया गया जी। है। दसे लाहौली है चीना वे रास्ता। हाँ। हाँ, तो ये थे कि मुझे थोड़ी सी शायद धुन इसकी ऐसी है। दसे लाहौली है चीना बे रस्ता, दसे लाहौली है चीना बे रस्ता, कौंधा पंद पानी रफला बोला दारू बरूद सस्ता, कौंधा पंद पानी रफला बोला दारू बरूद सस्ता, दसे लाहौली है चीना बे रस्ता। इसी के ऊपर मुझे एक और याद आ रहा है कि जब 99 में विजय ऑपरेशन हुआ ना, जी जी, कारगिल का, जी, जी। तो उस टाइम बहुत से हमारे नौजवानों ने, वीर जवानों ने अपनी जानों के कुर्बानियाँ दी हैं, और हमारे कुल्लू से भी उस वक्त एकमात्र नौजवान शहीद हुआ था। पुईद का नहीं, शहीद डोलाराम। पुईद वाला तो अभी का है। अच्छा। ये डोलाराम जी है ऑटरसराज मित्थर साइड कहीं के। मुझे इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन जब ये अखबार में आया कि कारगिल की तुरतुक धार में सैन्य दुश्मनों से लोहा लेते हुए ये शहीद हो गए, और देखिए नहीं, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब कोई अटैचमेंट होती है, कई बार आप बोलोगे गीत लिखो, कोई टॉपिक देगा, मेरे से नहीं लिखा जाएगा, 2 दिन में नहीं लिखा जाएगा, लेकिन जैसे मैंने वो अखबार पढ़ी और उसी टाइम मैंने वो गीत लिखा। जान विधिनी ते देशेरी ते अमर तेरी कहानी हो, तेरी कहानी फौजिया डोले रमा, अमर तेरी कहानी हो। बोल सुनना आपने जी। कर्ज दो धारा फरज माटीरा, एंढियारा धीमी कुर्बानी हो, कर्ज दो धारा फरज माटीरा, एंढियारा धीमी कुर्बानी हो, कारगिलारी तुर तुक धारण तैता लौड़ी लड़ाई हो। मैं आपको सीधी सी एक लाइन सुनाता हूँ। पीछे हटेड़ा कदी नहीं सीखूं, गोली तेरे छाती न खाई हो। फिर माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं जी, है ना जी, उनके लिए तो उनका पुत्र था जो उन्होंने खोया। माँ बापू रे हिकड़ू फूटे, हल्की सी वेदना, हल्की नहीं बहुत बड़ी वेदना है, बहुत बड़ी वेदना। माँ बापू रे हिकड़ू फूटे, लाश देवे घोड़ा दे आई हो।
पर क्या असर है? कुड़ू घोरा बे नाज सतो पांधे, मैं इसको सलूट करता हूँ जी। कुड़ू घोरा बे नाज सतो पांधे, भादुरी छोड़ी न शणी हो, अमर तेरी कहानी हो। बहुत ये 99 का उसका परसेंट था। अभी मेरे मन की भावना और है, अभी जो ये सिंदूर ऑपरेशन हुआ जी, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसके ऊपर भी एक गीत बनाऊंगा जी जी जी। और वो भी ऐसे लोकगीत की तरह बने। हमारे जो फौजियों ने जो हमारी सेना ने जो शौर्य दिखाया ना, अपने आप में शब्द नहीं हमारे पास, और उसको भी मैं ऐसे गीत बनाऊंगा, ज़रूर बनाऊंगा और आपको सबसे पहले आपको सुनाऊंगा। बहुत मेरा सौभाग्य हो गया। लोक संस्कृति को, लोक गीतों को, हमारी बोलियों को एक इतने बड़े गायक के नाते आप बताना चाहेंगे कि हम कैसे इनको बचा के रख सकते हैं? देखो जी, इसकी शुरुआत तो हमारे को अपने घर से करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो जो हमारी बोली है जी, ये गुम नहीं होनी चाहिए। इसक एक गुम होनी चाहिए, दूसरा ये मिश्रित नहीं होनी चाहिए जी। सबसे बड़ा खतरा ये है ना जी। जैसे जो हमारी कुलवी बोली है जी, तो वो कुलवी रहनी चाहिए। ये अलग बात है कि जैसे हमारी लग वैली की टोन, कुछ शब्द हमारे लग गए हैं, अपर वैली के कुछ और हैं, जी, जी, हमारी लोअर बेल्ट के लग गए, सराज के लग अलग हैं, है ना जी, ऑटो सराज के लग गए, लेकिन समझ आती है एक दूसरे को, है ना जी। जैसे ऑटो सराज की भाषा हम समझ लेते हैं, बोली विषय कम नहीं पाते हैं। तो कहने का मतलब कि हमें अपने सबसे पहले तो अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। अपने बच्चों को घर में अपनी भाषा जी को ज़रूर उनको बतानी चाहिए, और जो हमारे गीत हैं वो भी गुनगुनाने चाहिए। जैसे हमारे तिथि हैं, त्यौहार हैं, मेले हैं, साजे हैं, उसमें अपने गीतों को और अपनी जो भाषा है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको वो करें। और जो हमारे यूथ हैं, जो हमारा नवयुवक है, उनसे भी हम यही चाहेंगे कि जो अपनी भाषा है उस पर हमें एक तो गर्व करना चाहिए जी, है ना जी। जब हम आपस में बैठते हैं तो ज़रूर हम अपनी भाषा में ही बात करनी चाहिए, है ना जी। उससे एक तो हमारी जो शब्दकोश वो बढ़ेगा, है ना जी। कई शब्द मुझे नहीं आएंगे, कई आपको नहीं आएंगे। अगर हम आपस में बातचीत करते रहेंगे तो वो जो शब्द गुम हो रहे हैं वो फिर से जिंदा होंगे जी जी। तो इस ढंग से हमें प्रयास करना चाहिए इन चीज़ों में। आपके सबसे प्रिय गायक कौन है? बड़ा आपने इसमें पता क्या था, मेरे बहुत से किसमें आपने लोकगीतों में और हिंदी में भी। अच्छा, हिंदी राष्ट्रभाषा में। हाँ, राष्ट्रभाषा में। लोकगीतों में तो जो नई जनरेशन है ना जी, तो नए वाले में नरेंद्र जी हैं और अपने रमेश ठाकुर है। अच्छा। और मेरी कुलीग है मेरे टाइम में बलवीर जी। अच्छा। बलवीर ठाकुर जी। आज वो नहीं गाते हैं, बड़ा कम किया उन्होंने, गाना गाते ही नहीं हैं। जैसे मेरी तरह मैं भी स्टेज शो बहुत कम को जाता नहीं हूँ। अलबत्ता अगर हम स्टेज शो करते कमर्शियल उसमें तो शायद हम भी ज़्यादा पॉपुलर होते, लेकिन हमने अपने आप को यहीं तक सीमित रखा ही नहीं चीज़ों में, है ना। तो पहाड़ी में मुझे ये मेरे बहुत बड़े पसंदीदा रहे हैं। बलवीर जी काफ़ी मेरे दिल के आसपास हैं। और हिंदी में मैं मुकेश जी मेरे बड़े हो रहे हैं। मैं खुद भी मेरे से ज़्यादा वो नहीं तो मैं मुकेश जी मुझे बहुत पसंद रहे हैं इनके बीच में। गाते तो रफ़ी जी तो उनका तो कहना क्या जी। तो आपने कभी हिंदी में गीत लिखने की कोशिश की? हाँ, नहीं जी, कुछ कविताएं लिखी मैंने हिंदी में, गीत नहीं लिखे कोई जैसा। आप कोशिश करिए, आपकी आवाज़ इतनी सुरीली है जी, आप अपना लिखा हुआ गीत जो हिंदी के श्रोता हैं उनको भी उस आवाज़ में सुनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ज़रूर कोशिश करूँगा जी, कोशिश करूँगा। कोशिश करिए। धर्मेंद्र शर्मा जी,
गुरुजी, आपने हमें समय दिया, हमसे बात की संगीत पे, लोक संगीत पे, संस्कृति पे, हिमाचल पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा सौभाग्य है कि इस पवित्र धरती पे, इस मंदिर के प्रांगण में मैं आपसे बात कर पाया और आपको सुन पाया। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।